हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। तो मैं आप लोगों के साथ लेकर आने वाला हूँ इस कंप्लीट सब्जेक्ट की वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट को कवर करवाने वाला हूँ। वीडियो के काफी सारे पार्ट आएंगे, सारी यूनिट पांचों की पांचों यूनिट आपको चैनल के ऊपर कवर करवाई जाएंगी। जिन नोट्स में से मैं आपको ये सारी चीजें कवर करवाने वाला हूँ वो पेड नोट्स हैं। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। 159 रुपीज में आपको पांचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपके आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें कवर करी गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए गए हैं, आपके प्रीवियस ईयर हैं, सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो रखी हैं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन सारी चीजों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, आज जो यूनिट नंबर 2 की वीडियो का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप और इससे आगे का कंटेंट। एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग अ न्यू बिजनेस वेंचर टू अचीव स्पेसिफिक गोल एंड सॉल्व प्रॉब्लम। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? एक नए बिजनेस को क्रिएट करना, डेवलप करना, मैनेज करना, जिससे क्या हो सके, जो स्पेसिफिक गोल है हमें वो अचीव हो सके और जो प्रॉब्लम के लिए हमने बिजनेस डेवलप करा है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। It involves identify opportunity, taking risk and innovating to bring new product, service और solution to the market। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? आपका अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, रिस्क लेना और नए प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लाना, जिससे क्या हो, जो सर्विस, नई सर्विस को लाना और सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना मार्केट को। Entrepreneur are individual who drive this process and often start the own business। Entrepreneur कौन होता है? वो पर्सन जो ये सारी चीजें करता है और एक नया बिजनेस बनाता है, नया प्रोजेक्ट डेवलप करता है, उसे कहा जाता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है। रेलेवेंस क्या होती है एंटरप्रेन्योरशिप की? सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है? जॉब क्रिएशन करके। तो एंटरप्रेन्योर क्रिएट न्यू बिजनेस दैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। दिस इज क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है? नया बिजनेस बनाता है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज इनोवेशन। तो बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, सर्विस एंड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योर ड्राइव इनोवेशन व्हिच कैन लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नया प्रोडक्ट, सर्विस और टेक्नोलॉजी लाकर एंटरप्रेन्योर क्या करता है? इनोवेशन लेकर आता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। सेकंड इज मार्केट कंपटीशन। तो एंटरप्रेन्योरशिप से कंपटीशन भी बढ़ता है। किस तरीके से? डाइवर्स ऑफरिंग होती है। तो न्यू वेंचर ब्रिंग डाइवर्स प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द मार्केट। जो नया वेंचर होता है, नया बिजनेस होता है, वो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट और सर्विस लेकर आता है मार्केट में, विच इनहांस कंज्यूमर चॉइस एंड कैन लीड टू बेटर क्वालिटी। जिससे क्या होता है? कंज्यूमर की चॉइस बढ़ती है और उसे बेटर क्वालिटी लो प्राइसेस पर मिल जाती है। नेक्स्ट है डिसरप्शन। तो एंटरप्रेन्योर ऑफन चैलेंज स्टेबलाइज बिजनेस लीडिंग टू इंप्रूव प्रैक्टिस एंड इनोवेशन दैट बेनिफिट कंज्यूमर एंड द इकोनॉमी। एंटरप्रेन्योर के सामने चैलेंज क्या होता है कि जो पहले से बिजनेस सेटअप है वो उनके लिए एक चैलेंज होता है। तो इसको वो कैसे करते हैं? इनोवेशन लेकर आते हैं, जिससे कंज्यूमर को बेनिफिट हो और इकोनॉमी को। इस वजह से उन्हें ये भी एक तरीके का मार्केट का कंपटीशन हो जाता है। नेक्स्ट है सोशल इम्पैक्ट इसका। तो सोशल इम्पैक्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैनी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर आर ड्राइवन बाय डिजायर टू सॉल्व सोसाइटियल प्रॉब्लम। कई सारे वेंचर किस लिए बनाए जाते हैं? कि सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सके, जैसे कि हेल्थ इशू, एनवायरमेंट चैलेंज, एजुकेशन गैप, इन सारी चीजों को। दिस कैन लीड टू पॉजिटिव सोशल चेंज। इससे क्या होता है? सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज आता है। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो लोकल एंटरप्रेन्योर कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ देयर कम्युनिटी बाय स्टिमुलेटिंग लोकल इकोनॉमी, सपोर्टिंग लोकल सप्लायर एंड इन्वेस्टिंग इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट। लोकल एंटरप्रेन्योर किस चीज में कंट्रीब्यूट करते हैं? अपनी कम्युनिटी को डेवलप करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, लोकल इकोनॉमीज को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, लोकल सप्लायर्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रेलेवेंस आती है पर्सनल एम्पावरमेंट। तो इसमें आ जाता है आपका स्किल डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप इनकरेज इंडिविजुअल टू डेवलप अ वाइड रेंज ऑफ स्किल। एंटरप्रेन्योरशिप क्या इनकरेज करती है इंडिविजुअल को? कि वो अपनी एक वाइड रेंज ऑफ स्किल को डेवलप कर सके, जिसमें आपकी लीडरशिप, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की स्किल्स आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो एंटरप्रेन्योरशिप ऑफन एक्सप्लोर न्यू आइडिया एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो नए आइडिया डेवलप करते हैं, क्रिएटिव सॉल्यूशन लेकर आते हैं, इनोवेशन का कल्चर लेकर आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, जिससे क्या होता है? क्रिएटिविटी और इनोवेशन बढ़ जाती है।
फिफ्थ रेलेवेंस आती है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होता है किस तरीके से, तो रिड्यूसिंग डिपेंडेंस एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी बाय क्रिएटिंग न्यू इंडस्ट्रीज एंड रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल सेक्टर। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर देता है नई इंडस्ट्री सेटअप कर कर और पुरानी इंडस्ट्रीज पर जो डिपेंडेंसी थी उसे खत्म कर कर। नेक्स्ट आता है रेजिलेंस, तो अ डाइवर्स इकोनॉमी इज मोर रेजिलेंट टू इकोनॉमिक डाउनटर्न एज द सक्सेस ऑफ न्यू वेंचर कैन हेल्प कुशन द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट रेलेवेंस आ जाती है ग्लोबल इम्पैक्ट। इसमें किस तरीके से ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, तो इंटरनेशनल ट्रेड एंटरप्रेन्योर ऑफन एक्सपेंड देयर बिजनेस ग्लोबली। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने बिजनेस को ग्लोबली एक्सपेंड करते हैं, विच कैन लीड टू इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड एंड क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज। जिससे क्या होता है, इंक्रीज जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो इंक्रीज हो जाता है और क्रॉस कल्चर का एक्सचेंज होने लगता है। ग्लोबल चैलेंजेस क्या क्या हो जाते हैं, तो इनोवेटिव सॉल्यूशन डेवलप्ड बाय एंटरप्रेन्योर कैन एड्रेस ग्लोबल चैलेंज सच एज क्लाइमेट चेंज, हेल्थ क्राइसिस और एन इंटरनेशनल स्केल। जो एंटरप्रेन्योर इनोवेशंस लेकर आते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, उससे कई सारी ग्लोबल जो चैलेंजेस होते हैं उन्हें भी सॉल्व करा जाता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज को, हेल्थ क्राइसिस को, इंटरनेशनल स्केल को, ये सारी चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है की एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं, तो एक तो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर ऑफन फोकस ऑन क्रिएटिंग समथिंग न्यू और सिग्निफिकेंटली इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो या तो कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग, तो स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क इंक्लूडिंग फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड मार्केट रिस्क। एंटरप्रेन्योर मस्ट बी विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क टू अचीव देयर गोल। किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने में काफी सारे रिस्क होते हैं, तो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं जिससे वो उनका गोल अचीव हो सके। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आर एडेप्ट एट आइडेंटिफाइंग एंड सीजिंग अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, ऑफन वेयर अदर सी चैलेंज और गैप। अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, बाकी सारे भी वो सारे चैलेंजेस देख रहे होते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए कोई नई सर्विस या गुड्स लेकर आते हैं। नेक्स्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर मैनेज रिसोर्स मोर एफिशिएंटली इंक्लूडिंग फाइनेंस, ह्यूमन कैपिटल एंड टाइम टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। जो एक इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर होता है वो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली तरीके से मैनेज करता है, जिससे क्या हो पाता है, उनके जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाता है। नेक्स्ट आता है बिजनेस प्लानिंग, तो डेवलपिंग अ रोबस्ट बिजनेस प्लान इज क्रूशियल फॉर आउटलाइनिंग गोल्स, स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशन एंड सिक्योरिंग फंडिंग और सपोर्ट। नेक्स्ट है लीडरशिप, तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल आर एसेंशियल फॉर गाइडिंग अ टीम, मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन एंड ड्राइविंग द बिजनेस टुवर्ड सक्सेस। एंटरप्रेन्योर के अंदर लीडरशिप की स्किल होती है, जिससे क्या होता है, एक अच्छी लीडरशिप स्किल की जरूरत पड़ती है टीम को गाइड करने के लिए, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए और बिजनेस को सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए। तो ये सारे आपके की एस्पेक्ट्स हो जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप इन मॉडर्न कंटेक्स्ट। आज के टाइम पर एंटरप्रेन्योरशिप में क्या आता है आपका, नंबर वन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो द राइज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट हैज क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, इनेबलिंग स्टार्टअप टू रीच ग्लोबल मार्केट एंड इनोवेट रैपिडली। जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज में चेंज आ रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है एंटरप्रेन्योरशिप में, जिसकी वजह से नए नए स्टार्टअप लग रहे हैं जो कि ग्लोबल मार्केट की रीच मिल पाती है उन्हें, और इनोवेट वो अपने आप को ज्यादा जल्दी तरीके से कर पाते हैं। नेक्स्ट है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, तो देयर इज अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वेयर बिजनेस एम टू क्रिएट सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट व्हाइल जनरेटिंग प्रॉफिट। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है, मतलब आज के टाइम पर क्या हो रहा है, जो बिजनेसेस हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ में सोसाइटी और एनवायरमेंटल के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं जिससे उनका भी बेनिफिट हो। नेक्स्ट है सपोर्ट सिस्टम, तो एक्सक्लेरेटर, इंक्यूबेटर्स एंड वेंचर कैपिटल हैव बिकम इंटीग्रल टू एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, प्रोवाइडिंग रिसोर्स, मेंटरशिप एंड फंडिंग टू स्टार्टअप। कई सारे सपोर्ट सिस्टम आ रहे हैं, जो एक्सक्लेरेटर होते हैं, इंक्यूबेटर्स होते हैं, वेंचर कैपिटल होते हैं, ये क्या करते हैं, इंटीग्रल पार्ट बन गए हैं एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम का। ये उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करवाते हैं और फंडिंग देते हैं स्टार्टअप कर लगाने के लिए। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन, तो एंटरप्रेन्योर ऑपरेट इन ग्लोबल मार्केट प्लेस विच प्रेजेंट बोथ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज रिलेटेड टू इंटरनेशनल कंपटीशन, ट्रेड रेगुलेशन एंड कल्चरल डिफरेंस। एंटरप्रेन्योर ग्लोबल मार्केट प्लेस में ऑपरेट हो रहे हैं, जिनसे उन्हें अपॉर्चुनिटी भी मिल पा रही है काफी सारी, और काफी सारे चैलेंजेस भी आ रहे हैं इंटरनेशनल कंपटीशन, ट्रेड रेगुलेशन और कल्चरल डिफरेंसेस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये है आज के टाइम पर एंटरप्रेन्योरशिप का क्या पोजीशन है।
अब एंटरप्रेन्योरशिप के टाइप हैं, पहला है हमारा बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप फोकस ऑन क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग फॉर प्रॉफिट वेंचर। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे वेंचर को कहा जाता है जो कि क्रिएट करता है, डेवलप करता है और मैनेज करता है बिजनेस को, किस लिए? एक प्रॉफिट वेंचर बनाने के लिए। द प्राइमरी गोल इज टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी इन मार्केट दैट कैन टर्न इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस। इसका जो प्राइमरी गोल क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना जिससे अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। अब जो ये अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करा जाता है, किसकी मदद से? मार्केट एनालिसिस और इनोवेशन की मदद से। तो एंटरप्रेन्योर एनालाइज मार्केट ट्रेंड, कस्टमर नीड एंड गैप इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस टू आइडेंटिफाई वायबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योर एनालाइज करते हैं कस्टमर की नीड को और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में क्या गैप्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। फिर वो क्या करते हैं? डेवलप न्यू प्रोडक्ट और सर्विस और इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वन टू मीट मार्केट डिमांड। नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं या सर्विस को डेवलप करते हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग है उसमें ही इम्प्रूवमेंट करते हैं, जिससे वो अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। फिर क्या होता है? फिजिबल स्टडी होती है, किसकी मदद से होती है? मार्केट रिसर्च और बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट। तो असेसिंग द डिमांड, कंपटीशन एंड पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। अब जो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी है उसकी कितनी डिमांड है, कितना कंपटीशन है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पोटेंशियल कितनी है, ये देखा जाता है। डिजाइनिंग अ बिजनेस मॉडल दैट आउटलाइन हाउ द अपॉर्चुनिटी विल बी मोनेटाइज। उसके बाद क्या करा जाता है? एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया जाता है जिससे जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसे मोनेटाइज करा जा सके, मतलब उससे कुछ अर्निंग की जा सके। थर्ड स्टेप आ जाता है बिजनेस प्लानिंग। ये किस तरीके से करी जाती है? स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन। क्रिएटिंग अ डिटेल बिजनेस प्लान दैट इंक्लूड गोल, स्ट्रेटेजी, ऑपरेशनल प्लान एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। जब अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई हो जाती है, उसकी स्टडी हो जाती है, फिर क्या करा जाता है? एक डिटेल बिजनेस प्लान बनाया जाता है जिसके अंदर गोल, स्ट्रेटेजी, ऑपरेशनल प्लान, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन सारी चीजें क्रिएट करी जाती हैं। सिक्योरिंग रिसोर्स सच एज फंडिंग, ह्यूमन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू एग्जीक्यूट द प्लान। सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करे जाते हैं। फोर्थ स्टेप आता है इम्प्लीमेंटिंग द स्केलिंग। ये किसकी मदद से करा जाता है? सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट करा जाता है, मतलब डेवलपिंग एंड लॉन्चिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाया जाता है। जब सारे रिसोर्सेज जाते हैं तो प्रोडक्ट को डेवलप करा जाता है, लॉन्च करा जाता है। फिर मार्केटिंग एंड सेल्स, तो इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी टू मार्केट एंड सेल द प्रोडक्ट और सर्विस। उसके बाद स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करी जाती हैं जिससे क्या हो सके? प्रोडक्ट की सेल्स के लिए उसकी मार्केटिंग की जा सके। फिर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, स्केलिंग द बिजनेस बाय एंटरिंग न्यू मार्केट, इंक्रीजिंग प्रोडक्ट लाइन और इनहांस ऑपरेशन। फिर जब प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है, स्ट्रेटेजीज बन जाती है, बिकने लगता है, फिर क्या करा जाता है? बिजनेस की स्केलिंग करी जाती है कि अब इस प्रोडक्ट को नई नई मार्केट में ले जाया जा सके। ये था आपका हाउ टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होती है? इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा जाता है कि कस्टमर के पेन पॉइंट क्या है या फिर ऑपरेशन जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें क्या इनएफिशिएंसीज हैं, ये आइडेंटिफाई करा जाता है। फिर सॉल्यूशन को डेवलप करा जाता है। सॉल्यूशन डेवलप करने में क्या करते हैं? या तो हम प्रोडक्ट को इनोवेट करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है अगर उसमें हमें कोई इंप्रूवमेंट करनी है वो करते हैं, या फिर जो प्रोसेस है उसे इम्प्रूव करते हैं कि जिस तरीके से प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है या डिलीवर करा जा रहा है उस प्रोडक्ट के प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट लाई जाए। नेक्स्ट आता है टेस्टिंग एंड इटरेशन। इसमें आपका पायलट प्रोग्राम आ जाता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आ जाता है, मतलब इसके अंदर टेस्ट सॉल्यूशन ऑन स्मॉल स्केल टू गैदर फीडबैक। एक छोटे से स्केल पर पहले लॉन्चिंग करी जाती है और उससे फीडबैक लिया जाता है। उसके बाद एक कंप्लीट मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करा जाता है। ठीक है, ये था सारा आपका बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। सेकंड टाइप की जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप फोकस ऑन क्रिएटिंग सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफन विद अ मिशन टू एड्रेस सोसाइटियल इशू। इसके अंदर जो ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है किस चीज पर फोकस करती है? जो सोसाइटी के इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करने पर फोकस करती है, उनके लिए बिजनेस वेंचर सेटअप करती है। While profitability can be a part of model, the primary aim to solve problem that affect community और environment। इसके अंदर भी प्रॉफिट अर्न करा जाता है, लेकिन जो इनका प्राइमरी गोल होता है वो क्या होता है? एनवायरमेंट और सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब इसके अंदर अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग सोशल और एनवायरमेंटल नीड, कि सोसाइटी की और एनवायरमेंट की क्या नीड्स हैं, क्या जरूरत है, ये किस मदद से करा जाता है? कम्युनिटी एंगेजमेंट और इशू एनालिसिस। तो वर्किंग क्लोजली विद कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड द चैलेंज इन नीड, कम्युनिटी के साथ क्लोजली वर्क करा जाता है जिससे उनकी चैलेंज और नीड को समझा जा सके।
रिसर्चिंग एंड एनालाइजिंग सोशल और एनवायरमेंटल इशू टू आइडेंटिफाई एरिया वेयर इंटरवेंशन कैन मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। ऐसे रिसर्च करी जाती है, एनालाइज करा जाता है सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज को के ऐसे एरियाज को जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। सेकेंड स्टेप आता है कंसेप्ट डेवलपमेंट। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है उसके बाद कंसेप्ट को डेवलप करा जाता है, इनोवेशन सॉल्यूशन या फिर इम्पैक्ट गोल। तो डेवलपिंग इनोवेटिव अप्रोच टू एड्रेस सोशल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है हमने उसे के लिए एक इनोवेटिव अप्रोच को डेवलप करना, डिफाइनिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर द सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट दैट द इनिशिएटिव एम टू अचीव, और क्लियर ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना सोसाइटी और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट से रिलेटेड, जिससे हमारा जो विजन है या जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया जा सके। नेक्स्ट आता है डिजाइनिंग एंड प्लानिंग। तो डिजाइनिंग एंड प्लानिंग में सोशल इम्पैक्ट मॉडल, क्रिएटिंग अ मॉडल दैट आउटलाइन हाउ सोशल और एनवायरमेंटल गोल विल बी अचीव्ड। इसके अंदर एक मॉडल क्रिएट करा जाता है फिर कि किस तरीके से हम इन गोल्स को अचीव करेंगे। रिसोर्स को मोबिलाइज करा जाता है, फंडिंग लाई जाती है, पार्टनरशिप, अदर रिसोर्सेज जो कि इनिशिएटिव को सपोर्ट करे, वो चीजें ढूंढी जाती हैं। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। उसके बाद जो भी हमने सारा मॉडल बनाया, प्लान बनाए, सारी चीजों को एग्जीक्यूट करा जाता है और इम्पैक्ट को मेजर करा जाता है कि हमारे इस वेंचर से, एंटरप्रेन्योरशिप से या बिजनेस से जो रिजल्ट मिला है वो रिजल्ट क्या रहा। नेक्स्ट है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करी जाती है, तो एड्रेस रूट कॉज। सबसे पहले जो रूट कॉज है, रूट रीजन, एक्चुअल रीजन है प्रॉब्लम का, वो समझा जाता है। एंगेजमेंट एंड कोलैबोरेशंस करी जाती हैं, फीडबैक लिया जाता है। ये 3 स्टेप होते हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अब एड्रेस रूट कॉज किस तरीके से करा जाता है, सिस्टमेटिक इश्यूज को समझकर और सस्टेनेबल सॉल्यूशन को समझकर। फिर एंगेजमेंट में पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, एम्पावरमेंट होती है। फीडबैक में कम्युनिटी से फीडबैक लेते हैं और उन्हें अडेप्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो जिन्हें हम एमएसएमई बोलते हैं। एमएसएमई प्ले अ क्रूशियल रोल इन ग्लोबल इकोनॉमी, कंट्रीब्यूटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो एमएसएमई है वो ग्लोबल इकोनॉमी में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रही है, किसकी मदद से, एम्प्लॉयमेंट, इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करवा के। These business are categorized based on their size which can vary by country and industry। जो ये एमएसएमई, हमने कुछ बिजनेस को एमएसएमई बोला है, वो किस बेसिस पर बोला है, उनके साइज के अकॉर्डिंग, जो कंट्री टू कंट्री और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरेंट होता है। बट जनरली इंक्लूड क्राइटेरिया रिलेटेड टू नंबर ऑफ एम्प्लॉय। लेकिन जो जनरल क्राइटेरिया है किसी बिजनेस को एमएसएमई बताने का, वो क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पर, एनुअल रेवेन्यू के बेसिस पर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर। अब सबसे पहले इसमें आपकी आती है माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस आर द स्मॉलेस्ट कैटेगरी ऑफ एमएसएमई, कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लिमिटेड रिसोर्स एंड स्मॉल स्केल ऑपरेशन। एमएसएमई के अंदर सबसे पहले आती है आपकी माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो कि सबसे स्मॉल कैटेगरी होती है। इनका क्राइटेरिया क्या होता है, एम्प्लॉय जिसमें 10 से कम एम्प्लॉय हो, जिनका एनुअल रेवेन्यू सिर्फ $1 मिलियन तक हो, या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसमें $5 लाख से कम की हो, वो कहलाती है आपकी माइक्रो एंटरप्राइजेस। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है इनकी, लिमिटेड स्कोप होता है, मतलब ये बहुत ही स्मॉल स्केल पर ऑपरेट होते हैं, सिर्फ लोकल मार्केट और निश सेगमेंट में ये फोकस करते हैं। इनफॉर्मल ऑपरेशन होता है, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग चल सकती है, किसी फॉर्मल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एडेप्टेबिलिटी होती है लोकल मार्केट कंडीशन की और कस्टमर नीड्स के अकॉर्डिंग। इसमें आता क्या है आपका स्मॉल रिटेल शॉप, लोकल सर्विस प्रोवाइडर और क्राफ्ट बिजनेसेस। ठीक है। सेकंड टाइप की एमएसएमई आती है स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो स्मॉल एंटरप्राइजेस आर लार्जर देन माइक्रो बट स्टिल मेंटेन अ रिलेटिव मॉडरेस्ट स्केल ऑफ ऑपरेशन। जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होती है वो आपकी माइक्रो से बड़ी होती है, लेकिन इनका भी स्केल ऑफ ऑपरेशन मीडियम ही होता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है इनका, एम्प्लॉयज में 10 से 50 के बीच में होते हैं, एनुअल रेवेन्यू इनका $1 मिलियन से $10 मिलियन के बीच में होता है, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनकी माइक्रो से ज्यादा होती है लेकिन मीडियम और लार्ज से कम होती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इनके, जो ऑपरेशन होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। मार्केट रीच इनकी रीजनल और नेशनल लेवल तक होती है। ग्रोथ पोटेंशियल इनकी होती है लेकिन ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी सी ग्रोथ पोटेंशियल होती है। इसमें आ जाते हैं आपके रीजनल मैन्युफैक्चरिंग फर्म और स्मॉल आईटी सर्विस प्रोवाइडर या फिर स्पेशलिटी रिटेलर। ठीक है।
नेक्स्ट आती है मीडियम एंटरप्राइजेस। तो मीडियम एंटरप्राइजेस रिप्रेजेंट अ लार्जर स्केल विद इन द एमएसएमई कैटेगरी विद मोर एक्सटेंसिव ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज। ये इनका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है वो लार्ज होता है एमएसएमई कैटेगरी में सबसे। इनका क्राइटेरिया क्या होता है, एम्प्लॉइज में 50 से 250 तक होते हैं, एनुअल रेवेन्यू 10 मिलियन से 50 मिलियन डॉलर तक हो सकता है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनकी 1 मिलियन डॉलर से ज्यादा की ही होती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है इनका, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, मार्केट प्रेजेंस होती है अच्छी नेशनल और इंटरनेशनल स्केल पर, और ग्रोथ और इनोवेटिव इसमें काफी ज्यादा होती है। इनके एग्जांपल में मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग फर्म, रीजनल चेन ऑफ फ्रेंचाइजी, लार्ज सर्विस प्रोवाइडर विद मल्टीपल लोकेशन, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। एमएसएमई की इंपॉर्टेंस क्या होती है, सबसे पहले तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है, मतलब कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी में इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के देता है जिससे क्या होता है, इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। सेकंड, इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है। इनोवेशन में क्या करता है, नए प्रोडक्ट और सर्विस लेकर आता है। एमएसएमई जो वेंचर्स होते हैं मार्केट के अंदर, वो एडेप्टेबिलिटी होती है, मतलब स्मॉलर साइज होता है इनका, जिससे क्या होता है अगर मार्केट कंडीशन में कोई भी चेंज आता है ये अपने आप को उसके अकॉर्डिंग आसानी से अडेप्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है लोकल डेवलपमेंट। तो कम्युनिटी इंपैक्ट होता है, एमएसएमई कंट्रीब्यूट टू लोकल इकोनॉमी बाय सर्विंग लोकल नीड एंड इन्वेस्टिंग इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। जो एमएसएमई होते हैं वो लोकल इकोनॉमी में सर कंट्रीब्यूट करते हैं, लोकल नीड्स को पूरा करते हैं, कम्युनिटी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। सपोर्ट फॉर लोकल सप्लायर, ये लोकल सप्लायर्स को भी सपोर्ट करते हैं, लोकल सप्लायर से माल खरीदना, उन्हें ही बेचना, कम रेट्स पर लेना देना, ये सारी चीजें होती हैं। एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब पैथवे टू ग्रोथ, इन्हें काफी सारी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने बिजनेस को स्टार्ट और ग्रो करने की, कंट्रीब्यूट करने की। डाइवर्स सेक्टर में ये ऑपरेट हो सकते हैं, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में भी ये ऑपरेट हो सकते हैं, ठीक है। चैलेंजेस का क्या आते हैं, सबसे पहले एक्सेस टू फाइनेंस। तो इसके अंदर इनको फाइनेंस की फंडिंग मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। रेगुलेटरी बर्डन होता है, काफ़ी सारी चीज़ों को इन्हें कंप्लायंस करना पड़ता है, काफ़ी सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती हैं, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती हैं। मार्केट एक्सेस होता है, मतलब कॉम्पिटिटिंग विद लार्जर फर्म एंड असेसिंग ब्रोडर मार्केट कैन बी डिफिकल्ट। पहले से जो स्टेबलाइज हैं, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके साथ इन्हें कॉम्पिटिशन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड रिसोर्स एलोकेशन, तो ह्यूमन कैपिटल अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग स्किल्ड एम्प्लॉय कैन बी चैलेंजिंग ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्स। इनके पास जो रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के, तो स्किल्ड एम्प्लॉय इन्हें नहीं मिल पाते ज़्यादा जल्दी, ठीक है। ये हो गए आपके चैलेंजेस ऑफ एमएसएमई। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग एमएसएमई। तो गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग एमएसएमई आर डिजाइन टू सपोर्ट देयर ग्रोथ, एड्रेस देयर यूनिक चैलेंज एंड एनहांस देयर कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी। गवर्नमेंट भी कई सारी पॉलिसी लाती है एमएसएमई से रिलेटेड, इनकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, यूनिक चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए और इकोनॉमी में इनका कंट्रीब्यूशन को एनहांस करने के लिए। दिस पॉलिसी वेरी कंट्री बाय कंट्री बट जनरली फोकस ऑन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट। ये जो पॉलिसी होती है कंट्री टू कंट्री डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इनका जो मेन एम होता है वो क्या होता है, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, उनके रेगुलेटरी बर्डन को कम करना, फोस्टरिंग इनोवेशन एंड इम्प्रूविंग एक्सेस टू मार्केट। अब कौन कौन सी ये लेकर आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी, सबसे पहले फाइनेंशियल सपोर्ट के अंदर क्रेडिट एंड फाइनेंसिंग की फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब सब्सिडाइज्ड लोन प्रोवाइड करवाना, ग्रांट्स और सब्सिडीज प्रोवाइड करवाना, वेंचर कैपिटल के थ्रू इन्हें फंडिंग प्रोवाइड करवाना, ये सारी चीजें आ जाती है फाइनेंशियल सपोर्ट में। और क्या देते हैं, इन्हें टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब टैक्स ब्रेक दे देते हैं, इनके टैक्स के रेट से को रिड्यूस कर देते हैं या एग्जेम्प्ट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करवा देते हैं कि अगर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर इन्हें टैक्स नहीं देना है। सेकंड आती है रेगुलेटरी एंड एडमिन सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट, तो सिंप्लीफाइड रेगुलेशन, रेगुलेशंस को सिंप्लीफाइड कर देती है, ईज डूइंग ऑफ बिजनेस, जिससे ये आसानी से बिजनेस कर सके, रेगुलेटरी रिफॉर्म कम कर देती है, सिंप्लीफाई कर देती है इनके लिए। सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, तो वन स्टॉप शॉप प्रोवाइड करवाना, लीगल एंड कंप्लायंस असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, ये सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं इनके लिए। नेक्स्ट है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की में फायदा किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी आती है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ग्रांट्स देना, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए सब्सिडीज देना, फाइनेंसिंग करना। उसके बाद इंक्यूबेटर्स एंड एक्सकेलेटर्स को कहना कि इनको फंडिंग प्रोवाइड करवाएं। टेक्नोलॉजी पार्क क्रिएट करना जहाँ पर ये अपने वे बिजनेस को सेटअप कर सकें।
उसके अलावा मार्केट एक्सेस एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी आती है गवर्नमेंट की, जिसके अंदर ये मार्केट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ट्रेड मिशन एंड एग्जीबिशन करवाना, मार्केट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना इन्हें। उसके अलावा एक्सपोर्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर एक्सपोर्ट क्रेडिट देते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट की मदद से इनका ट्रेडिंग बढ़वाते हैं, ठीक है। स्किल एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट ने, तो वर्कफोर्स ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाना, एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। उसके अलावा ह्यूमन कैपिटल को सपोर्ट के लिए सपोर्ट टैलेंट एक्विजिशन की सर्विस प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट की पॉलिसी के थ्रू, लीडरशिप डेवलपमेंट की पॉलिसी लेकर आना, ये सारी इनको पॉलिसी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की पॉलिसी लाती है गवर्नमेंट, जिसमें बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करना, यूटिलिटीज की एक्सेस देना। रूरल डेवलपमेंट में सपोर्ट फॉर रूरल एमएसएमई, जो रूरल एमएसएमई है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, ठीक है। फिर सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है गवर्नमेंट की, जिसके अंदर सस्टेनेबल इनिशिएटिव, ग्रीन सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाना, वेस्ट मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करवाना, सोशल इम्पैक्ट में इंक्लूसिविटी प्रोग्राम लेकर आना, ये सारे आ जाते हैं। और लास्ट आता है आपका इमरजेंसी सपोर्ट एंड रेजिलेंस बिल्डिंग प्रोवाइड करवाना है, जिसके अंदर क्राइसिस मैनेजमेंट में डिस्ट्रेस रिलीफ देना, रेजिलेंस प्रोग्राम लेकर आना, और रिकवरी सपोर्ट में पोस्ट क्राइसिस रिकवरी इन्हें प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। लास्ट का थोड़ा सा कंटेंट मैंने आपको थोड़ा सा फास्ट करवाया है, आपको सारा इसमें प्रोवाइड करवा दिया है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।